तो हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 21 पर, और लगभग अब कंक्लूडिंग बात चलनी है, वो भी इस तरफ जो आपराधिक न्याय प्रशासन पर अनुच्छेद 21 की व्याख्या का प्रभाव हुआ है। हमने जब अनुच्छेद 21 पर बात शुरू की थी तभी आपसे कहा था कि अनुच्छेद 21 के नवीन जो व्याख्या है उसका प्रभाव दो तरफ दिखाई देगा। एक तरफ इसका प्रभाव होगा आपराधिक न्याय प्रशासन पर, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों की व्याख्या के माध्यम से अनेक प्रकार के नए फंडामेंटल राइट्स, इनको मान्यता मिलेगी। तो जो नए प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मान्यता प्राप्त किए हैं उनकी चर्चा अभी शुरू नहीं हुई। केवल और केवल आपराधिक न्याय प्रशासन पर जो प्रभाव अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या का हुआ है उसकी बात लगातार ये चली है। हमने कहा था कि ए.के. गोपालन इससे लेकर मेनका गांधी तक अनुच्छेद 21 संबंधित किससे रहा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। केवल इन्हीं शब्दों की व्याख्या है, इससे संबंधित रहा कि आखिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह है क्या? क्या ये केवल अधिनियमित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये नहीं? वही बात कि सवाल यह कि आदमी ये कौन है? क्या केवल डॉक्टर जिसे आदमी मानता है वो है आदमी? डॉक्टर तो किडनी, गुर्दा, दिल, दिमाग, इसके जोड़ भर को आदमी मानता है, लेकिन आदमी इससे कुछ ज्यादा है। क्योंकि दुनिया में दो प्रकार की ज़हनियत ये पाई जाती है, एक फलसफाना ज़हनियत है और दूसरा साइंस की ज़हनियत है। तो जो साइंस की ज़हनियत का आदमी है वो तो मानेगा ठीक है, दिल, गुर्दा, ठीक है, किडनी और लीवर, इनके संयुक्त रूप को आदमी कहा जा सकता है। लेकिन जो फलसफाना ज़हनियत का आदमी है वो ये मानेगा नहीं। वो कहेगा आदमी कुछ इससे ज्यादा होता है। आदमी सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं, जैसे हमने आपसे कई बार कहा कि आनंद ये ठीक है, दुख न होना भर नहीं है, ठीक है ना? ये यूं कहें, ये भी ठीक शब्दावली नहीं है कि आनंद का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने से भी कोई आनंदित नहीं होता, ठीक है? आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत लोगों की हो रही, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो भी हमारी आवश्यकताएं शायद ही अधूरी रह गई हो, लगभग पूरी, लेकिन इसके बाद भी हम में से शायद ही कोई निकले जो आनंदित हो। ऐसे ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन शब्दों के अर्थ क्या हो सकते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अर्थ तो यही हो सकता है कि अधिनियमित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून इनेक्ट हुआ, वो जो प्रक्रिया बता रहा, उस प्रक्रिया के मुताबिक अगर काम किया जा रहा है तो काम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये अर्थान्वयन स्वीकार हो जाए तो कुछ बातों का उत्तर मिलता ही नहीं।
कि अगर विधि उस प्रक्रिया का अधिनियमन कर रही है जो हिटलर ने बनाई, तो वो विधि भी थी और विधि की प्रक्रिया भी थी, लेकिन इसके बाद भी अगर उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह दिया जाए तो शायद इससे खराब बात और कोई हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन शब्दों के दो अर्थ संभव है। एक वो कि उचित विधि द्वारा या सम्यक विधि द्वारा अधिनियमित सम्यक प्रक्रिया, यानी आदमी को जैसा होना चाहिए वो वैसा है, और तब हम उसे आदमी कह रहे हैं। यानी कानून जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और तब हम उसे कानून कह रहे हैं। उस कानून की स्थापित प्रक्रिया और उससे व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है, और या फिर वो कानून जिसे कानून की मान्यता दी गई है लेकिन उससे उचित तौर पर कानून कहा नहीं जा सकता। जैसे प्रारूप में आदमी है लेकिन आदमियत उसे छूकर नहीं गुजरी, तो उसे प्रारूप के कारण आदमी कह भले ही दिया जाए लेकिन सही अर्थों में उसे आदमी कहा ही नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आदमी से कमतर कोई शब्द यह भाषा में ढूंढा जाना चाहिए, और भाषा में इस शब्द की अनुपलब्धता, इसके कारण से मजबूरी में हम उसे भले ही आदमी कह दें। तो ऐसे ही यह कानून जिसे उस प्रक्रिया से अधिनियमित किया गया है, जो कानून के अधिनियमन की प्रक्रिया है, इस कारण से हम उसे कानून और उसकी प्रक्रिया भले ही कह दें लेकिन उसे कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्या इस विधि और इसकी प्रक्रिया से किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है? इन्हीं दो अंतर्द्वंदों के बीच सारा मसला ए.के. गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक चलता है। कौन सा अर्थान्वयन स्वीकार हो? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन शब्दों के क्या अर्थ हो? किसी भी विधि की कोई भी प्रक्रिया या फिर उचित विधि की उचित प्रक्रिया, इन दोनों शब्दों में से कौन सा अर्थ, इन दोनों अर्थों में से कौन सा अर्थ ये ग्राह्य हो? क्योंकि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता समाप्त की जा सकती है, इस विषय पर कोई मतभेद नहीं, क्योंकि प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता आत्यंतिक तौर पर आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आत्यंतिक तौर पर मतलब दूसरों की कीमत पर नहीं मिल सकती। आप कहो कि हम जिंदा रहेंगे, इसके लिए कोई मरे तो मरे, नहीं, इसकी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। और यही सिद्धांत हम लोगों ने आईपीसी में भी देखा था, सेक्शन 81। वहां कहता था कि बड़ी अपहानि निवारित करने के लिए, ठीक है, बड़ी अपहानि निवारित करना उद्देश्य है, तब आप खुद को बचा भी सकते हो, दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, लेकिन अपने को बचाने के लिए दूसरे को नुकसान, ये परमिसेबल नहीं है। ठीक है, तो प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है, इस पर तो कोई मतभेद है ही नहीं। सामाजिक हित में यह किया जा सकता है। जब आपके प्राण की स्वतंत्रता, जब आपकी दैहिक स्वतंत्रता समाज के लिए एक डर का काम करेगी और डर का काम न भी करे, यदि आपके प्राण की स्वतंत्रता और आपकी दैहिक स्वतंत्रता को समाज के हित में या स्वयं आपके हित में
सीमित करने की जरूरत होगी तो फिर ये देश दधीचि और शिवी का है। ठीक है, तो यहां आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा। ठीक है, इस पर कोई मतभेद है ही नहीं, लेकिन समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है इस पर मतभेद है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन शब्दों की ही व्याख्या लगातार चली है, लेकिन अंततः यह व्याख्या स्थापित हो गई मेनका गांधी में, और यह माना गया कि प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता का हनन यह हो सकता है, लेकिन उचित विधि की उचित प्रक्रिया से। अब जब उचित विधि की उचित प्रक्रिया से हनन हो सकता है, ये बात निकल आई, तो सबसे पहले प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता यह सर्वाधिक मौकों पर, सर्वाधिक अवसरों पर जब प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता ठीक है खतरे में होती है, वो जो क्षेत्र है वो आपराधिक विधि का है। वहां अक्सर ही व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इस पर खतरा होता ही है। वहां रोज व्यक्तियों की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इनका हनन होता है, और दावा यह होता है कि वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जा रहा है। तो इसका परीक्षण जरूरी है कि क्या वाकई वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हो रहा है, अर्थात क्या वो उचित विधि की उचित प्रक्रिया से ही किया जा रहा है। और यदि उसमें खामी मिलती है तो अब जब मेनका गांधी में बात आ गई कि भारतीय संविधान उचित विधि की उचित प्रक्रिया इसको अपनी संकल्पना में लेता है प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के हनन के लिए, तो निश्चित तौर पर आपराधिक विधि की संविधान की आत्मा के अनुसार व्याख्या करना और प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए या उसका हनन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्थापना करना यह जरूरी हो जाता है। और ये हम लोगों ने देखा कि चाहे गिरफ्तारी का क्षेत्र रहा हो, चाहे जमानत का क्षेत्र रहा हो, चाहे विचारण की अवधि का क्षेत्र रहा हो, ठीक है, आपराधिक विधि से संबंधित विभिन्न क्षेत्र, चाहे डेथ सेंटेंस का क्षेत्र रहा हो, सब में आमूलचूल बदलाव देखे गए। और प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इसके हनन के लिए मेनका गांधी के बाद, ठीक है, एक सुविधि की कल्पना ये की गई और उसी के मुताबिक प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के हनन की अनुमति ये प्राप्त हुई। अब सवाल ये है कि चलिए आपने आगे के लिए सब कुछ करेक्ट कर दिया, आपने कह दिया कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता जिसकी व्याख्या, ठीक है, मेनका गांधी में हुई और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसकी व्याख्या मेनका गांधी में हुई, केवल उसी के आधार पर, यानी उसी विधि और उसी प्रक्रिया इसके अनुसार व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा जो मेनका गांधी में बताई गई। तो ये तो भविष्यवर्ती बात हुई, ठीक है, ये तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हुई। आपने ये कहा कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा, ये ठीक है, लेकिन विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसकी व्याख्या मेनका गांधी में वर्णित सिद्धांतों के मुताबिक की जाएगी। और अगर कोई विधि और उसकी प्रक्रिया ये मेनका गांधी में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, तो उस विधि और उसकी प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति की
प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकेगा, यह आपने कह दिया। लेकिन यह सब भविष्य की बात है, आगे से नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हो गया, क्या इसके लिए आप कुछ करेंगे? और अगर जो हो गया इसके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, अतिरिक्त ठीक, अतिरिक्त से मतलब यह हुआ किसी की प्राण की स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना कर दिया गया, तो क्या हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या मर्डर, यही हुआ है भाई। जब आप किसी की प्राण की स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना ले लेंगे, तो यूं तो प्राण की स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर हम जीवन शामिल मान लें, सिर्फ और सिर्फ जीवन पर विचार करें, यूं तो प्राण की स्वतंत्रता में मोबाइल का उपयोग, यह भी आज की तिथि पर आ सकता है, क्योंकि फ्रांसिस कोरली में हम लोगों ने देखा कि प्राण की स्वतंत्रता शब्द की जो व्याख्या आई उसमें कहा कि सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ प्राण की स्वतंत्रता में शामिल है। और गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या जरूरी है, इसे सार्वभौमिक तौर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसी समय गरिमापूर्ण जीवन के लिए रथ जरूरी हो सकता था, तो आज कार जरूरी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज तय है कि वाहन गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है, ठीक है, इतना तय है। वाहन के स्वरूप बदलते जाते हैं, सिविलाइजेशन इसकी उन्नति के साथ साथ, तो यह बात ठीक है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर हम ये मान लें कि प्राण की स्वतंत्रता का अर्थ जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है, मोटा मोटा मान लें, तो अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी की प्राण की स्वतंत्रता का हनन किया गया है, तो जो कुछ हुआ है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप मर्डर कहेंगे, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहेंगे। और जब विधि की प्रक्रिया से आप किसी की प्राण की स्वतंत्रता का हनन करेंगे, तो उसे दंड कहा जाएगा, ठीक है। आपने उसे मृत्युदंड दिया, यह कहा जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने विधि की प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता का हनन किया है, तो उसे क्या मिलेगा? दंड, ठीक है। एक सामान्य मर्डरर को दंड मिलता है, और आपने उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, ठीक है, और आपको भी सिर्फ दंड मिले, ठीक है, आपको भी सिर्फ दंड मिले, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। यानी आपने दो काम किए हैं, एक तो जो देश की विधि है, स्टैट्यूटरी लॉ है, उसका वायलेशन किया है, ठीक है, आपने स्टैट्यूटरी लॉ का वायलेशन किया, तो आपको एक दंड मिला, ठीक है। और हमने पब्लिक सर्वेंट के तौर पे, ठीक है, स्टैट्यूटरी लॉ का वायलेशन करने के साथ ही, ठीक है, देश की उच्चतम विधि इसका वायलेशन ये भी कर दिया, और हमें भी सिर्फ उतना ही दंड मिले
जितना स्टैट्यूटरी लॉ का वायलेशन करने पर मिलता है, या हमें कोई दंड न मिले, तो ये बात कुछ जमती नहीं। ये बात कतई जमती ही नहीं, सिरे से नहीं जमती। ठीक है, आप यही तो कह रहे हो कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जाएगा। ठीक, नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कर रहा है, अगर कोई कर रहा है इसके बाद, और करने का तरीका अब ऐसा है जो आपराधिक विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों से भिन्न है, यानी कोई प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर भी रहा है और उसका काम आपराधिक विधि के उपबंधों के अंतर्गत आ भी नहीं रहा। मान लो अगर आ जाता तो भी कायदा यह कहता था कि इस व्यक्ति को एक सामान्य अपराधी से अधिक दंड मिलना चाहिए, क्योंकि सामान्य अपराधी तो अपराध करने के लिए दंड आप देंगे, और ये कौन है? पब्लिक सर्वेंट। तो इसे तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए और अपराध दोनों के लिए दंड मिलना चाहिए था। कायदा तो यह कहता है, कायदा तो यह कह रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम क्या कर पा रहे हैं कि हम एक और ये सिद्धांत निर्धारित कर रहे हैं कि कोई किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन, कोई से मतलब राज्य, ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं करेगा। और अगर कोई अधिराज्य किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर भी रहा है और करने का तरीका ऐसा है कि उसके द्वारा किया गया ये हनन आपराधिक विधि के सिद्धांतों के मुताबिक अपराध भी नहीं बन रहा है, तो हम उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सिवाय इसके कि हम मंडमस जारी कर दें, हैबियस कार्पस, प्रतिषेध, को वारंटो, जो उचित हो वो रिट, या इनमें से कोई उचित ना हो तो अन्य कोई रिट या कोई आदेश और निर्देश जारी करके आगे के लिए उस काम को करने से उसे रोक दें। लेकिन अब तक जो उसने किया इसके लिए हम उसका कुछ बिगाड़ पाए, ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई। अब तक जो उसने किया इसका क्या करोगे? आगे नहीं करेगा। ठीक है, आपने कहा आगे से ये नहीं करोगे, ठीक, नहीं करेंगे। अब तक जो किया हमने इसके लिए क्या हो? और अगर इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर कानून में कोई ताकत नहीं है। फिर यह नहीं कह सकते कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, ये बात ही बेकार हो जाती है। ठीक है, आप जब कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हो आगे से नहीं करोगे, नहीं करेगा। अब तक जो उसने किया और उससे जो नुकसान व्यक्ति को हुआ, ठीक है, और अब तक जो कुछ उसने किया, अगर आपराधिक विधि के सिद्धांतों के मुताबिक अपराध होता तो चलो हम उसे कुछ सजा देकर अपने दिल को कुछ तो सुकून ले आते। कायदा तो यह कहता है तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति राज्य के प्राधिकार का उपयोग करके इस दशा में आया है कि यह दूसरे के प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के हनन को कर सके। ठीक है, इसलिए इसे सामान्य अपराधी से अधिक दंडित होना चाहिए। लेकिन चलिए, कम से कम इतना तो हो जाए कि हम इसे कुछ तो दंडित कर पाए।
लेकिन इसका किया गया काम प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसका हनन भी कर रहा है, और इसका काम आपराधिक विधि द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत अपराध भी नहीं बनना है। तो सिवाय ये कहने के कि आगे से तुम ये नहीं करोगे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। और अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि आगे से तुम ये नहीं करोगे, तो ये कहते हैं ना कि खाली लिप सर्विस है अनुच्छेद 21 के प्रति, या केवल बातों से समर्थन करना है अनुच्छेद 21 का, अन्यथा तो बेकार की बात है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा। इसका ये शब्द अपने में कुछ कहते हैं कि अगर कोई न करे तो भी कुछ होना चाहिए, अन्यथा कानून के संबंध में जो सिद्धांत निर्धारित है वो झूठे प्रतीत होते हैं। ये प्रश्न उठे कब? जब मेनका गांधी की व्याख्या हुए कुछ दिन हो गए। मेनका गांधी डिसाइड हुई 78 में, और जब 80 से 90 का दशक चला है, तो 80 से 90 के दशक में जबरदस्त क्रांति हुई है। उस क्रांति की शुरुआत हुई है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, जैसे भागलपुर ब्लाइंडिंग केस ये कहा जाता है, ठीक है, और जिस पर वो वाली पिक्चर बनी, कौन सी, अजय देवगन वाली है, गंगा जल, ठीक है, भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। इसमें कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, इसमें पुलिस वालों ने उनकी आंखें फोड़ दी थी, ठीक है। कोर्ट ने ये तो आदेश दिया कि सबका इलाज कराएगा स्टेट, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आंख फोड़ना, ठीक है, ये किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भाग नहीं था, ठीक है। यद्यपि आंख फोड़ना ये आपराधिक विधि के सिद्धांतों के मुताबिक भी अपराध था, ठीक है। अभी ऐसे किस्से भी आएंगे जो आपराधिक विधि के सिद्धांतों के मुताबिक अपराध नहीं होंगे, ठीक है, अभी ऐसे किस्से भी आएंगे, इसीलिए दोनों चर्चाएं हमने एक साथ की हैं। लेकिन चलिए, आंख फोड़ना आपराधिक विधि के सिद्धांतों के मुताबिक अपराध है भी, तो भी इन पुलिस वालों को आपराधिक विधि द्वारा निर्धारित दंड ये तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आपराधिक विधि द्वारा निर्धारित दंड पुलिस वालों को मिल भी गया, तो इन पुलिस वालों के कृत्य से जो पीड़ित है, यानी जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, उसे क्या मिला? सिवाय इसके, या यूं कहें सिवाय इस कागजी आश्वासन के कि आगे से उसके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होगा, इसके सिवाय इस आदमी को क्या मिला जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, ठीक है, उसे भी तो कुछ मिलना ही चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि इट इज योर फंडामेंटल राइट दैट एनीबडी विल नॉट डिप्राइव यू फ्रॉम योर, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो अगर कोई ऐसा करेगा और आप सिर्फ ये कहें कि हम आगे से उसे रोक देंगे, तो अब तक जो उसने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, उसके लिए उस व्यक्ति को क्या मिला जिसको ये नुकसान हुआ, ठीक है, उसको क्या मिला? उसको तो कुछ भी नहीं मिला। और जब उसको कुछ नहीं मिला, तो इस सारे लीगल सिस्टम का क्या लाभ
उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। यह सोच विकसित हुई है कब? 80 से 90 के दशक में। 1981 का मामला है, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1981 में हम रहे होंगे 8-9 साल के, ठीक है। और उस समय 35,000 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात, ठीक है। 35,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी उसमें, ठीक है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 35,000 रुपया बतौर अंतरिम मुआवजा, ठीक है, बतौर इंटरिम मुआवजा भी नहीं कहिए, अंतरिम उपाय, इंटरिम मीजर के तौर पर उन कैदियों को मिला था। इंटरिम क्यों दिया? एक प्रिंसिपल है, जब हम लोग ट्रॉट पर बात करेंगे तो देखिए, सोवरन इम्यूनिटी का, ठीक है। एक प्रिंसिपल है, क्योंकि उस बात को पूरी तरह बताना पड़ेगा तभी बात आ सकती है, अदरवाइज नहीं। एक प्रिंसिपल है स्टेट एक्ट का, यानी राज्य कृत्य जब होता है तो राज्य कृत्य से किसी को कुछ भी नुकसान हो उसके लिए राज्य प्रतिकर नहीं देगा। यह सिद्धांत है अकृत्य विधि का। लेकिन राज्य कृत्य, स्टेट एक्ट, कभी भी राज्य का अपने नागरिकों के साथ नहीं होता। राज्य का जो स्टेट एक्ट है वो हमेशा विदेशियों के साथ होता है, ठीक है। हमारी सेना युद्ध करे तो जब तक युद्ध चलता रहेगा और शत्रु देश के राज्य क्षेत्र को जीतकर हम अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाएंगे, तब तक शत्रु देश के नागरिकों को या वहां की सरकार को कोई नुकसान हो, हम उसके लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जिस दिन शत्रु देश का राज्य क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र बन जाएगा उस दिन स्टेट एक्ट खत्म और अब सोवरन एक्ट ये शुरू होगा। राज्य का अपने नागरिकों के साथ जो व्यवहार होता है वो सोवरन एक्ट यानी संप्रभु कृत्य है, इसके द्वारा आकलित किया जाता है। आकलित किया जाता मीनिंग देर भाई, अगर राज्य का कृत्य संप्रभु कृत्य पाया गया, ठीक है, तो भले ही उसके नागरिकों को उस कृत्य से नुकसान हुआ हो, राज्य प्रतिकर नहीं देगा। और अगर राज्य का कृत्य असंप्रभु कृत्य था और उससे नागरिक को नुकसान हुआ तो राज्य कंपनसेशन देगा। संप्रभु कृत्य क्या है, असंप्रभु कृत्य की व्याख्या क्या है, ये प्रथम बार P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है ना, P&O वर्सेस स्टेट, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, इस मुकदमे में निर्धारित हुआ था। और वो बात आज भी कंटिन्यू है, वो यहां बताने, ठीक है, का मौका नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं बताएंगे। हालांकि जब अनुच्छेद 32 बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि संप्रभु कृत्य और गैर संप्रभु कृत्य इनकी व्याख्या क्या है, ये वहां आएगी। लेकिन एक चीज समझ ले आप कि अगर राज्य संप्रभु कृत्य कर रहा है और किसी नागरिक को नुकसान हो रहा है तो राज्य कंपनसेशन नहीं देगा। सोवरन एक्ट अगर वो कर रहा है तो राज्य कंपनसेशन नहीं देगा। और अपराधों का अन्वेषण, ठीक है,
कैदियों को सुरक्षित रखना, ये सारे के सारे सोवरन एक्ट माने गए हैं। तो अगर कैदी इन्हें नुकसान हुआ है शारीरिक तौर पर, तो सोवरन एक्ट करने में राज्य की चूक के कारण इनको नुकसान हुआ है, यह कहा जा सकता है। और सिद्धांत यह है कि सोवरन एक्ट के अगेंस्ट कोई कंपनसेशन नहीं। ठीक है, हालांकि इसका काउंटर यह भी है कि जो कुछ किया गया, ठीक है, वो इलीगल है। ठीक है, राज्य के कर्मचारियों ने जो कुछ किया उसका किया जाना विधि प्राधिकृत नहीं करती है। ठीक है, इसलिए कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन यह तर्क ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सोवरन एक्ट की दशा में यह देखा ही नहीं जाएगा कि कृत्य की प्रकृति क्या है, वो अपराध है या निर्दोष कृत्य है, इससे मतलब नहीं, सोवरन एक्ट है, बात खत्म हो गई। तो कोर्ट इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। ठीक है, क्योंकि पहला मुकदमा है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें उस व्यक्ति की चिंता हुई है जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतनी बात थी कि आप किसी की प्राणोदय स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से नहीं करोगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं करोगे। अभी तक सिर्फ इतनी बात थी। अभी तक चिंता भविष्य पर थी, पहली बार चिंता उस आदमी की हो रही है जो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उसकी चिंता हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहला है मामला, इसलिए कोर्ट इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए 35,000 रुपया अंतरिम उपाय के तौर पर, प्रतिकर नहीं कहेंगे हम क्योंकि प्रतिकर था ही नहीं, प्रतिकर शब्द से जानबूझकर कोर्ट बचा था, और वो सोवरन इम्यूनिटी, संप्रभु उन्मुक्ति, इस सिद्धांत के कारण, ठीक है, कोर्ट ने प्रतिकर शब्द से बचाव रखा था। उसने कहा अंतरिम उपाय के तौर पर, यानी जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ इतने व्यक्तियों का, इनको क्या मिलेगा, अगर आगे के लिए हम रोक भी दें तो इनका तो हो गया, आगे किसी का नहीं होगा। ठीक, तो आगे के लोग सुरक्षित तो हुए, लेकिन इनका जो हुआ इसके लिए क्या करें। तो पहली बार कोर्ट को ध्यान आया कि अनुच्छेद 32 में यह लिखा है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के, ठीक है, संबंध में या फंडामेंटल राइट के वायलेशन को रोकने के लिए न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकता है। और समुचित आदेश में कोई भी आदेश होता है, कोई भी आदेश, और फंडामेंटल राइट के वायलेशन को रोकने में यह बात सहायता देगी यदि मतलब भयंकर तो शब्द ठीक नहीं है, यदि, ठीक है, आपका जबरदस्त प्रतिकर, बड़े प्रतिकर ये निर्धारित किए जाएं, तो आदमी को लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रतिकर देना पड़ जाएगा, तो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन रुकेगा। और 35,000 रुपया 81 में बहुत बड़ी चीज थी, तो 35,000 रुपया अंतरिम उपाय के तौर पर खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिसाइड किया। यहां से एक ट्रेंड सेट हो गया। अगला मुकदमा आता है 1983, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, 80 से 90 का युग बड़ा क्रांतिकारी युग है। ठीक है, ये ठीक है कि 80 में फिर वही लोग आ गए थे सत्ता में, ठीक है, जिन्होंने आपातकाल लगाए थे, लेकिन
अब जरा मामला नीचे आ चुका था, ठीक है ना, क्योंकि 78 में मेनका गांधी डिसाइड हो गई थी और परिणाम देख चुके थे क्या होगा, तो इसलिए दिमाग बहुत नीचे थे। जो 80 से 90 का दशक बड़ा क्रांतिकारी दशक है। 83 में रुदल शाह वर्सेस स्टफ, यार आप सोचे क्या क्या हुआ है, ठीक है। रुदल शाह में स्थिति क्या है, एक व्यक्ति को 1968 में सेशन जज ने दोषमुक्त कर दिया। 1982 तक वो आदमी जेल में था, 14 साल वो आदमी जेल में है और कोई सुनवा धुनवा नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं, ठीक है। बिहार का मामला है, हमने आपसे कहा ना कि अब तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्या क्या हुआ है इस देश में, और बताते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, ये संविधान बचा रहे हैं, ठीक है। 14 बरस वो आदमी जेल में है, 1968 से लेकर 1982, और इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट पहली बार 1982 में ही गठित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बन गया है 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश की रक्षा न किसी संविधान ने की, न किसी सुप्रीम कोर्ट ने की, कुछ नहीं। इस देश की रक्षा इस देश के जनगण मन ने की है। यानी जब आप ठीक लोगों को सत्ता में ले आए, बस सारा सिनेरियो बदल गया। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी ठीक काम करने लगता है, सब ठीक हो जाते हैं। और जब आप ही जाने किनको सत्ता में बैठाते हैं तो फिर यही होता है। 1968 से लेकर 1982 तक रुदल शाह जेल में था, जबकि 1968 में ही वो दोषमुक्त सेशन जज के द्वारा हो गया था। 14 साल तक जब उसकी रिहाई नहीं हुई, तब हैबियस कार्पस पड़ी, ठीक है। और हैबियस कार्पस में जब पूछा कोर्ट ने कि प्लीज पुट द मटेरियल बिफोर अस, व्हाई यू हैव डिटेन्ड रुदल शाह, ठीक है, इन प्रिजन, क्या कारण है। तो वॉट एवर मटेरियल हैज बीन प्लेस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट before the court, that was not sufficient to justify the detention of Rudal Shah for such a long period, ठीक है। तब रुदल शाह में न सिर्फ रिहाई, क्योंकि अगर आपने सिर्फ रिहाई ये आदेशित की, तो आखिर इन 14 साल का क्या होगा, और इससे तो कोई सबक मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप तो फिर अगले को रखेंगे 20 साल और कहेंगे छोड़ ही तो देंगे 20 साल बाद, छोड़ दें। और चलो 20 साल से पहले उसके घर वाले हैबियस कार्पस में पहुंचे, तो जितने दिन हम रख लेंगे उतने दिन रखेंगे। अरे भाई, हम एक भी दिन आपको कैद में नहीं रख सकते, लेकिन हमने रखा। आप हैबियस कार्पस में जाओगे, सुनी जाएगी, कुछ तो टाइम लगेगा, और एक भी क्षण आपको नहीं होना चाहिए था जेल में, लेकिन आप थे। इसलिए रुदल शाह में यह बात आई है कि नहीं कंपनसेशन। अब देखिए, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से मामला आगे आ गया, अब सीधे कंपनसेशन। अब कंपनसेशन देने की जस्टिस भगवती, ठीक है, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी इस मत के थे। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जाने थे भी डायस में, इन दोनों में से, ठीक है, उनका मत यह था कि मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन होंगे क्योंकि 78 में तो वो थे ही बेंच में, ठीक है, इसलिए होंगे। तो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी उनका मत यही था कि नहीं, मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन
सोवरेन इम्यूनिटी के प्रिंसिपल के कारण कोर्ट ने यह अधिक ठीक समझा कि अंतरिम उपाय के तौर पर हम 35,000 दें। अब एक बोल्ड स्टेप कोर्ट ने लिया और रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ है कि कंपनसेशन, फुल फ्लेज कंपनसेशन दिया गया पहली बार। यानी रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इट इज द फर्स्ट केस in which the compensation has been awarded by the court, ठीक है, to that person whose fundamental right has been violated, ठीक है, without procedure established by law, and it is a new trend, ठीक है, and conceptually फर्स्ट केस खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है जिसमें कंपनसेशन देने की बात ध्यान में आई, यद्यपि दिया नहीं, उसको तो इंटरिम वीजर के तौर पर दिया है, ठीक है। और इसके बाद एक ट्रेंड सेट हुआ और फिर कोर्ट ने लगातार अनुच्छेद 21 के वायलेशन के संबंध में कंपनसेशन दिए। सेबेस्टियन ए मांगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नीलबती बेहरा, सहेली वर्सेस दिल्ली पुलिस कमिश्नर, चंद्रिमा दास, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस, ठीक है, इन विच दे हैव अवॉर्डेड द कंपनसेशन फॉर द ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 14। और फिर एक चर्चा और शुरू होगी, वो अनुच्छेद 32 और अपकृत्य विधि पर जब बात करेंगे तब देखेंगे कि क्या सारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। भाई 21 के वायलेशन के लिए आप दे रहे हो तो क्या सारे फंडामेंटल राइट के लिए दिया जाएगा या नहीं? तो अभी तक ये कहा है कि सारे के लिए नहीं, 21, 14, 19, इसको 19 शायद है या नहीं, 21, 14 तो है गारंटेड, इनके वायलेशन के लिए अभी तक दे रहे हैं। और 21 के वायलेशन के लिए शुरुआत कहां से हुई? आपका खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कॉन्सेप्चुअली, एक्चुअली रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और हमने कहा आपसे कि बिहार को जरा ध्यान में रखें क्योंकि वहीं से ज्यादा मुकदमे हैं, ठीक है। और जहां इस प्रकार की राजनीति चलेगी, जहां इस ढंग के लोग राजनीति में हो, वहां तो यही होना ही है। आप सोचे खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अन्य जगह भी तो कुछ मिले, अन्य स्टेटों में भी तो लोग ही रह रहे थे और उसी वातावरण में रह रहे थे, लेकिन है, चल रहा है। खैर, इसके बाद सेबेस्टियन या मांगरे, इसमें क्या हुआ था? पुलिस वाले एक महिला के 2 बेटों को गिरफ्तार करके ले गए थे। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं लगा। जब कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस संबंधी कार्यवाही में दोनों को प्रस्तुत करने का अपने समक्ष निर्देश दिया तो ये सरकार ने कहा कि हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। न्यायालय ने माना कि आपने मार दिया है, उसमें शायद लाख 1.5 लाख रुपए दिए हैं। तो उस दशक में लाख 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। यही नीलबती बेहरा में है। नीलबती बेहरा में भी चोरी के आरोप पर, ठीक है, उसके बेटे को ले गए थे और इंट्रोगेशन में उसकी हत्या हुई, यही कहा जा सकता है, क्योंकि उसका शव रेलवे लाइन पर पाया गया था। पोस्टमार्टम में शरीर पर बहुत सारी चोटें थी। न्यायालय ने उसमें भी कंपनसेशन अलाउ किया। पंजाब में नंबर ऑफ केसेस, पंजाब में एक फैमिली के 7 मेंबर्स को पुलिस ले गई। उसके बाद उन 7 मेंबर्स का कुछ पता नहीं लगा,
हाइबियस कॉर्पस पड़ी, कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी कराई, और जब उसमें ये पाया गया, सीबीआई ने ये कहा कि जो है इनकी हत्या हो गई लगती है, तब न्यायालय ने उसमें भी प्रतिकर दिए जाने के निर्देश पारित किए कि प्रतिकर दिया जाए। नीलवती बेहरा का जो महत्व है वो इसलिए ज्यादा है कि न्यायालय ने पहली बार नीलवती बेहरा में अभिव्यक्त रूप से यह कहा कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए अलग से प्रतिकर मिलना चाहिए, पहली बार कहा। और यह प्रतिकर अकृत्य विधि में मिलने वाले प्रतिकर के समान है, यह कहा। उन्होंने कहा कि अकृत्य विधि में विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग के लिए प्रतिकर मिलता है। ठीक है, आप यही कहते हैं कि व्हाट इज टॉर्ट इज द सिविल रॉन्ग, ठीक है, इन विच यू कैन रिकवर द कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ। ठीक है, यही आप टॉर्ट की डेफिनेशन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अकृत्य में आप विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग के लिए प्रतिकर प्राप्त करते हैं, और अकृत्य में विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य, और यहां उच्चतम विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट एक अनुच्छेद 21 एक कर्तव्य आप पर रख रहा है कि प्राण द्वारा की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना आप न करें। यह कर्तव्य इसके द्वारा रखा गया, इसका वायलेशन आपने किया, और चूंकि इसका वायलेशन आपने किया, तो अगर सामान्य विधि इसके वायलेशन करने पर, विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग करने पर प्रतिकर देना पड़ता है, तो उच्चतम विधि इस द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग के लिए प्रतिकर क्यों न दिया जाए। यह बात पहली बार नीलवती बेहरा में कही अभिव्यक्त रूप से, और बिना कहे विविक्षित रूप से यह पहली बार किसमें कही? रुदल शाह। ठीक है, संकल्पना में पहली बार किसमें कही? खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसलिए खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जरूर पड़ता है। ठीक है, जब भी आप लिखते हैं इस बात को, रुदल शाह जरूर पड़ेगा। ठीक है, सेबेस्टियन ए मांगरे में चूंकि फॉलो किया पहली बार इसलिए पड़ेगा, और फिर नीलवती बेहरा, उसमें ये ट्रेंड सेटर मुकदमे है, और उसके बाद ट्रेंड सेट हो जाता है। आजकल डैमेज लगातार दे रहे हैं अनुच्छेद 21 और 14 के वायलेशन के लिए। और जो नया विकास है, इसका फायदा कास्टोडियल वायलेंस में भी हुआ है, क्योंकि कास्टोडियल वायलेंस यानी अभिरक्षा में जो हिंसा व्यक्ति के साथ हो रही है उसमें भी, ठीक है ना। अभिरक्षा पुलिस जब गिरफ्तार कर लेती तो अभिरक्षा है, और पुलिस ही सिर्फ गिरफ्तार नहीं करती, अन्य सारी एजेंसीज हैं वो भी गिरफ्तार करती हैं। सीबीआई गिरफ्तार करती है, ईडी गिरफ्तार करती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये गिरफ्तार करते हैं, एनसीआर भी गिरफ्तार करती है। देयर आर सो मेनी एजेंसीज इन द कंट्री हु कैन अरेस्ट यू, हु कैन डिटेन यू। ठीक है, वो सारी की सारी आपको गिरफ्तार कर सकती, और जब गिरफ्तार करती थी तो पहले गिरफ्तारी ही, आज से 10 साल पीछे जाएंगे, आपने शायद वो युग देखा हो ना देखा हो, आज तो सिर्फ डर बचा है कि पुलिस गिरफ्तार करके पीटेगी। अब पीटती नहीं है, अब बिल्कुल नहीं पीटती। ऐसे ही एक आध थप्पड़ मार दिया तो मार दिया, बाकी पीटता उठता कोई नहीं है। लेकिन आज से 10 साल पीछे जाए तो सब जबरदस्त, ठीक है, आदमी के साथ अत्याचार था,
थाने जाना मतलब आप अपराधी हैं नहीं हैं, कंप्लेनेंट हैं कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। आप थाने गए और फिर आपको जो अनुभव होते हैं वो नारकीय थे, नारकीय। हालांकि आज भी लगभग ठीक है, बहुत सुधार नहीं है, लेकिन अगर उस स्थिति से तुलना करेंगे तो फिर 100 और मतलब बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उस दशा से अगर कल्पना करें, तुलना करें 10 साल पहले की, और वो भी मेनका गांधी का ही प्रभाव, क्योंकि यह कहा कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जा सकता, और प्राण की स्वतंत्रता में हर प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, दैहिक स्वतंत्रता में सब प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। और अगर उनमें से एक का भी हनन आप करना चाहते हैं तो कोई विधि चाहिए और उस विधि की प्रक्रिया चाहिए। आप गलत ढंग से अरेस्ट कर रहे हैं तो आप विधि की स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। आप किसी को इंट्रोगेशन यानी पूछताछ में पीट रहे हैं, नो, आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि इंट्रोगेशन में आप क्या कर सकते हो ये 162 में लिखा है, यू मे आस्क द क्वेश्चन सिंपली एंड आफ्टर दैट ही मे कीप द साइलेंस। ठीक है, इफ ही इज अक्यूज, ठीक है, अगर वो कौन है, अपराधी, तो वो चुप रहने का अधिकार भी रखता है, क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यदि प्रश्न की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसका जो उत्तर होगा वो उसे किसी अपराध में फंसाएगा या उसे किसी शास्ति या समर्पण के अधीन करेगा, तो वो चुप रहने का अधिकार रखता है, लेकिन अन्य कोई नहीं रखता। ठीक है, अन्य किसी व्यक्ति से पूछताछ चल रही तो वो नहीं रखता, उसे उत्तर देना ही होगा, और अगर नहीं देगा तो आईपीसी में ऑफेंसेस वर्णित हैं कि लोक सेवक जब आपसे प्रश्न कर रहा है तो सही उत्तर देना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यू मे टेक द लीगल एक्शन, यू मे इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है, बट इन लीगल मैनर, जो कानून प्रक्रिया दे रहा है उसी मुताबिक, मनमर्जी प्रक्रिया से नहीं। तो जब यह बात आई है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होगा अन्यथा नहीं, तो कस्टोडियल वायलेंस में बहुत कमी है। ये जो मारपीट थी, थर्ड डिग्री मेथड्स थे, ठीक है, पूछताछ में जो उपयोग किए जाते थे, इन सब पर रोक लगी है। 2 मुकदमे इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं, रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और दूसरा डीके बसु। डीके बसु तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीके बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डीके बसु में यह कहा कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो इन चीजों का पालन करेंगे, और अब वो सारी चीजें जो डीके बसु में उन्होंने बताई वो 2005 में सीआरपीसी में शामिल कर दी, और 2005 के बाद जो नई बीएनएसएस आई उसमें सारी चीजें शामिल हो गई। और शामिल कर देने से फायदा यह होता है क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, कब बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता, और कानून में एक बार चीजें आ गई तो फिर बात परमानेंट हो जाती है। इससे बड़ी बात होती है कोर्ट के डिसीजन के बाद भी कानूनों में चीजों का आ जाना। तो डीके बसु वो मुकदमा है जिनमें कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए आप गिरफ्तारी कैसे करेंगे, जिस समय आप इंट्रोगेशन करेंगे उस समय क्या सावधानी आपको बरतनी होंगी, गिरफ्तारी के उपरांत आप व्यक्ति के घर वालों को कैसे सूचित करेंगे, ठीक है, गिरफ्तारी की सूचना अन्य कहां आप देंगे, क्योंकि पहले यह भी होता था गिरफ्तार हो गया व्यक्ति 6 महीने तक पता ही नहीं लग रहा वो कहां है, क्योंकि पुलिस सूचना देना उनकी जिम्मेदारी नहीं, उन्हें
ठीक है, जिम्मेदारी कायदे में देखें तो है, लेकिन उसे अनुभव ही नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं था। अब घर वाले परेशान हैं कि कहां चले गए, क्या हुआ। अब 6 महीने बाद पता लग रहा है कैसे भी, तो लोग जमानत करा रहे हैं, पता लग रहा है कि जरा सी बात पर जेल में है। ठीक है, इन सब बातों के लिए अब क्या, आपने पढ़ा था कि सिटी कंट्रोल रूम बनेगा, वहां गिरफ्तारियों की सूचना दी जाएगी प्रत्येक दिन। यानी आप जैसे ही, क्योंकि व्यक्ति गायब होगा तो आप अपने निकट के थाने तो जाएंगे ही, जैसे ही थाने गए पूरे उत्तर प्रदेश में सूचना जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश सूचना दे रही है, 1 मिनट में मिल गया कि फला जगह इस अभियोग में जेल में, 2 मिनट के अंदर जो लीगल रेमेडी चाहिए वो मिलने लगेगी। तो डीके बसु में ये सारी चीजें आई हैं, और डीके बसु में कोर्ट ने यह भी कहा कि इन मेरे द्वारा दिए गए इन निर्देशों का व्यापक प्रसार होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर इनका वायलेशन हो तो लोग शिकायत कर सकें और शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। तो आप देखेंगे थानों के बाहर वो लगे रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड, उन पर लिखे होते हैं डीके बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देश। वो पहले की बात है, लगे वो आज भी है। ठीक है, अब तो जरूरत ही नहीं, अब तो सीआरपीसी और बीएनएसएस में भी, बीएनएसएस उसमें ही वो चीजें आ गई, लेकिन अभी भी वो लगे हैं। तो आप देखेंगे कि जो नवीन व्याख्या मेनका गांधी की आई, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसने आपराधिक न्याय प्रशासन के पूरे क्षेत्र को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है और इस सारी चीज को एकदम बदल कर रख दिया। जो पहले आपराधिक न्याय प्रशासन की स्थिति थी और जो आज है, इसमें गुणात्मक दृष्टिकोण से जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपराधिक न्याय प्रशासन पर हुआ ही इसलिए क्योंकि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इस सर्वाधिक खतरे में आपराधिक न्याय प्रशासन किए जाने के दौरान ही आती है। इससे सर्वाधिक फायदा उसी क्षेत्र को हुआ है। अब इसके बाद प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों का जो विकास मेनका गांधी के बाद हुआ और जितने नए नए फंडामेंटल राइट्स को मान्यता दे दी, बस उतनी चर्चा अनुच्छेद 21 पर शेष है। मुझे लगता है 2-3 दिन में खत्म होना चाहिए। तो कल हम लोग उस पर बात शुरू करेंगे, देखेंगे।